जरा इस पहाड़ को देखो, कितना बड़ा और शानदार है ना? पर एक सेकंड रुकिए, अरे ये तो धोखा हो गया भाई। ये कोई पहाड़ नहीं बल्कि ये तो एक बड़ा कचरे का ढेर है। फिलीपींस के प्योर्टा प्रिंसेसा में पाए जाने वाली इस 66 एकड़ की जगह पर हर रोज लगभग 110 टन कचरा फेंका जाता है। ज्यादा लगता है ना? अजी ये बाकियों की तुलना में तो कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया हर साल में लगभग 2.3 बिलियन टन से ज्यादा नगर पालिका कूड़ा प्रोड्यूस करती है, जो तकरीबन 8,22,000 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल भरने के लिए काफी है। और क्योंकि इसमें से बस 16% कूड़ा ही रिसाइकल हो पाता है, तो बाकी सबको तो कहीं जाना ही पड़ता है। कूड़े के पहाड़ों और कचरे की लहरों से लेकर कचरा द्वीपों तक, जो टेक्सास के साइज के दोगुने हैं। तो वक्त आ गया है हमारे इतिहास के 10 सबसे बड़े गार्बेज डंपों पर एक नजर डालने का। नंबर 10, देवनार लैंडफिल भारत सालाना 68 मिलियन टन से ज्यादा कचरा प्रोड्यूस करता है। ये लगभग 48 मिलियन कारों के बराबर जितना वजन हुआ है। इसमें अकेले मुंबई शहर ही हर साल 2.7 मिलियन टन कचरे का जिम्मेदार है। इसका मतलब है कि इस शहर में हर 24 घंटे में 7,400 टन कचरा प्रोड्यूस होता है। इस कचरे में से ज्यादातर को देवनार लैंडफिल में जाया जाता है, जो लगभग 326 एकड़ में फैला हुआ है और ये मुंबई में पूर्वी उपनगर में। भारत के सबसे पुराने डंप देवनार लैंडफिल को लगभग 1927 में बनाया गया था और इसकी एक दिन की प्रोसेसिंग सीमा 2000 टन तक की है। लेकिन इस अपर लिमिट को काफी हद तक अनदेखा किया जा रहा है, क्योंकि हर दिन 5500 टन का कचरा लगातार इस साइट पर डंप किया जा रहा है। इस बेलगाम और तेजी से बढ़ते हुए कूड़े से इसके आसपास कचरे के ढेर तकरीबन 114 फीट तक ऊंचे हो गए। दोस्तों, ये 10 मंजिला अपार्टमेंट ब्लॉक के बराबर की ऊंचाई है। हालांकि ये साफ तौर से वो जगह तो नहीं होगी जहां कभी कोई रहना चाहिए, है ना? लेकिन ये कचरे का पहाड़ अभी भी अंधाधुंध बढ़ ही रहा है। यहाँ तक कि 2012 में ग्रेटर मुंबई के नगर निगम को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अनुमति लेनी पड़ी इस डंप की ऊंचाई को 164 फीट तक बढ़ाने के लिए, जो लगभग 18 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर है। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही विमानों को इस कचरे के पहाड़ के चारों ओर दूर से ही गुजरना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये यात्री उसके भयानक बदबू से बच नहीं पाएंगे। हालांकि सिर्फ यही इकलौती चीज नहीं होगी जिससे उनके होश उड़ेंगे, क्योंकि जैसे ये डिकम्पोज होता है तो कचरा मीथेन, जो निहायती फ्लेमेबल और बदबूदार गैस है, उसको छोड़ना शुरू करता है। 2016 में देवनार ओपन एयर लैंडफिल से लीक होने वाली मीथेन गैस एकदम से भड़क गई, जिससे कि आग इतनी भड़क गई कि नासा के सैटेलाइट अंतरिक्ष से इसके धुएं के निशान देख सकते थे। लेकिन इससे भी साइट पर कचरे की मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज साइट में अभी भी लगभग 16 मिलियन टन कचरा मौजूद है और चूंकि ये कूड़े का टीला लगातार बढ़ रहा है, तो वो दिन दूर नहीं जब ये पूरे मुंबई शहर को निगल जाएगा। फिर तो भाई ये एक बहुत ही भद्दा और बकवास पोस्ट कार्ड बनेगा। नंबर 9, एपेक्स रीजनल लैंडफिल यूएस। हर 15.5 घंटे में अमेरिकी लोग इतना प्लास्टिक फेंकते हैं जिससे सबसे बड़े NFL स्टेडियम को भी आराम से भरा जा सकता है। 80,000 सीटों की क्षमता वाला NTNT स्टेडियम को। इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं कि अमेरिका दुनिया के 3 सबसे बड़े डंप्स का घर है, जिनमें से एक है एपेक्स रीजनल। राइट एंगल से ये लगभग कचरे के समुद्र जैसा दिखता है, लेकिन ये एरिया के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी लैंडफिल साइट है, क्योंकि इसमें 2200 एकड़ की जमीन फैली हुई है, जो कि 1250 सॉकर पिचों के बराबर हुई। नेवाडा मौजूद एपेक्स रीजनल का एक क्लीन अप स्टेशन की तरह काम करता है, अमेरिका के कभी ना खत्म होने वाले पार्टी टाउन लास वेगास के लिए, जो हर साल 5 बिलियन पाउंड से ज्यादा तक कचरा प्रोड्यूस करता है। इसमें से ज्यादातर को एपेक्स लैंडफिल में ही लेकर डंप कर देते हैं, जिसे औसतन 300 टन प्रति घंटे की दर से वहां डिलीवर किया जाता है। पहले से हर रोज 15,000 टन नगर पालिका का सॉलिड वेस्ट प्राप्त होता था, पर फिलहाल इन दोनों 9,000 टन आम बात है। और यही वो डेली टोटल है जो अकेले कैपेसिटी के हिसाब से इसे यूएस में सबसे बड़ा एक्टिव लैंडफिल बनाता है, जहां एक चौंका देने वाला 50 मिलियन टन का कचरा भी पड़ा हुआ है। लेकिन ये कचरे का ढेर कमाई में भी अपना अच्छा योगदान देता है। पास की एपेक्स लैंडफिल रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन फैसिलिटी लैंडफिल में कुओं की एक सीरीज खोदती है, ताकि इससे पैदा होने वाली मीथेन गैस को इस्तेमाल के लिए निकाला जा सके। इस फ्लेमेबल गैस का इस्तेमाल टरबाइन जनरेटर में किया जाता है, जो कि 11 मेगावाट तक बिजली को प्रोड्यूस करता है। ये 10,000 से भी ज्यादा घरों को बिजली देने के लिए काफी है। कहते हैं कि अभी भी 250 सालों तक के लिए यही मौजूद रहेगा। तो ये एपेक्स भविष्य में भी लास वेगास की गंदगी को ऐसे ही पना देने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा भाई। तो ये कहना ठीक रहेगा कि वेगास में जो भी फेंका गया वो वेगास में ही रहता है। नंबर 8, मालाग्रोटा इटली। 60 मिलियन टन का कचरा समेटे हुए यूरोप के सबसे बड़े लैंडफिल का खिताब जाता है रोम, इटली के मालाग्रोटा को। अजी पहले तो ये सिर्फ एक अवैध डंप साइट थी, लेकिन फिर 1984 में इस लैंडफिल को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी गई। उसके बाद हर दिन 4.5 से 5,000 टन तक का कचरा यहाँ पर फेंका जाने लगा, जिससे ये लैंडफिल 618 एकड़ के बड़े साइज में फैल गया। मालाग्रोटा के पास यूरोप की सबसे गंदी लैंडफिल का भी खिताब है, क्योंकि इसे हर साल मिले जाने वाले 1.3 मिलियन टन ठोस कचरे के साथ साथ ये 140 टन का खतरनाक कीचड़, जो लोकल सीवेज प्लांट्स की देन है,
वो भी इकट्ठा करता है। और ये अनट्रीटेड सीवेज था जिसने गैलेरिया घाटी को एक भयानक एनवायरमेंटल नुकसान भी पहुंचाना शुरू कर दिया। जहां ये लैंडफिल मौजूद है, अंडरग्राउंड पानी के स्रोत प्रदूषित हो गए और आर्सेनिक, लेड और अमोनिया जैसे जहरीले केमिकल्स भी मिट्टी में मिल गए। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि 2013 में इस लैंडफिल को यूरोपियन यूनियन लॉसूट के चलते प्रॉपर ट्रीटमेंट उपचार की कमी के कारण बंद कर दिया गया था। इसका मतलब यह है कि लैंडफिल इतना गंदा हो गया कि ये फिर से अवैध हो गया। मामा मिया। मालाग्रुडा के बंद होने के साथ रोम का नजदीकी शहर कचरे की गंभीर समस्या से जूझ पड़ा। रोम हर साल 1.7 मिलियन टन का कचरा प्रोड्यूस करता है। इसमें से 1.2 मिलियन टन तो बाकी प्रांतों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जिसमें से बस 40% ही रिसाइकल हो पाता है। लेकिन बाकी का आधा मिलियन टन खुली सड़कों पर पड़ा रहता है, जो कभी कभी हफ्तों तक बिना वहां से उठाए बस जमा होता रहता है। ये इटालियन के कचरा की समस्या इतनी खराब हो गई है कि इसमें तो माफिया लोग भी शामिल हो गए। ये एक मजाक की तरह लग सकता है, लेकिन 1990 के दशक के बाद से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स ने ललचाने वाले वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर कब्जा कर लिया, जिसके चलते वो बिना रोक टोक के ही अवैध लैंडफिल में कचरा डंप कर देते हैं। औद्योगिक कचरे को अक्सर अवैध रूप से इकट्ठा कर दिया जाता है और फिर जला दिया जाता है, जिससे पर्यावरण को दूषित करने वाले जहरीले पदार्थ निकलते हैं। और माफिया गिरोह वो इकलौती समस्या नहीं है जिसे इटली के इस कचरे ने जन्म दिया है, बल्कि इस बेलगाम कचरे ने जंगली सुअर को भी रोम शहर में भोजन के लिए ललचाया है। सिर्फ कबाड़ तक ही नहीं, बल्कि इन सुअरों ने सड़क पर घूमना और लोगों से उनके किराने का सामान हथियाना भी शुरू कर दिया है। कौन जानता था कि कचरा सिर्फ एक भद्दी बदबू से ज्यादा बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। आप जानते हैं कि किन से बदबू नहीं आती? अजी जो नीचे देगा लाइक और सब्सक्राइब बटन है उनसे। तो जल्दी से उनको दबाएं जिससे चैनल का नया कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों यहाँ सब ताजा मिलेगा, कूड़ा बिल्कुल नहीं, वादा करता हूं मैं। कर दिया, बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, कहां थे हम? नंबर 7, बोडो पोनिएंटे, मैक्सिको। लैटिन अमेरिका में एक और बड़ा 70 मिलियन टन का कचरा बड़े एंडस्केप को खराब कर रहा है। मैक्सिको सिटी के बाहर मौजूद बोडो पोनिएंट दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर लैंडफिल में से एक है, जो इस क्षेत्र में 927 एकड़ से ज्यादा फैला हुआ है। ये 700 फुटबॉल मैदान के बराबर का एरिया हो गया मेरे भाई। लेकिन ये हमेशा इस तरह का नहीं दिखता, बल्कि बोडो पोनिएंट ने एक सूखी झील के रूप में अपना जीवन शुरू किया था, जिसका उपयोग 1985 के मैक्सिको सिटी के भूकंप के मलबे को संभालने के लिए किया गया था। पर जल्दी ही ये एक एक्टिव लैंडफिल बन गया, जिसमें सैकड़ों ट्रक हर रोज 12,000 टन तक कचरा डंप कर रहे हैं। जी हाँ, कहीं कहीं तो 56 फीट से ज्यादा गहरे कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। ये इतना गहरा है कि आप सच में 10 औसत साइज के पुरुषों को इसमें सिर से पैर तक दबा सकते हैं। पर मैं जानता हूं कि इसे आजमाने की गलती कोई नहीं करेगा। माना जाता है कि अपने चरम पर यह सड़ने वाला कूड़ा हर साल 2 मिलियन टन से ज्यादा मीथेन गैस को प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि इसे शुरू में एक शक्तिशाली पावर सोर्स के रूप में देखा गया था। पर मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस ही है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब था कि ये असल में शहर के ग्रीन हाउस गैस छोड़ने का मेन सोर्स था, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए 2011 में बोडो पोनिएंटे को बंद कर दिया गया था। मैक्सिकन सरकार ने अपनी साइट पर प्लांट्स खड़े कर दिए ताकि ऑर्गेनिक वेस्ट को गैस, चारकोल और पैलेट्स में बदला जा सके, ग्रीन एनर्जी के स्रोत के रूप में। मतलब कि मैक्सिको सिटी में कहीं कोई है जो अपने फोन को कचरे की पावर से चार्ज कर रहा है मेरे भाई। नंबर 6, लाओगैंग लैंडफिल, चीन। अभी तक चीन की आबादी 1.4 बिलियन है, जो हर साल लगभग 215 मिलियन टन का कचरा पैदा करती है। नतीजतन ये देश दुनिया के सबसे बड़े वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स में से एक का घर बन जाता है। लाओगांग लैंडफिल ये शंघाई के बाहरी इलाके में स्थित है, जो लगभग 830 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 75 मिलियन टन से ज्यादा कचरा मौजूद है। आपने देखा होगा कि ये पहले बताए गए बोडो पोनिएंटे से लगभग 100 एकड़ छोटा है, लेकिन यहाँ कूड़ा करकट के ढेर की ऊंचाई उससे 65 फीट ज्यादा है, जो इसे पूरे एशिया में सबसे बड़े लैंडफिल में से एक बनाता है। हर दिन लगभग 10,000 टन का कचरा इस साइट पर डंप कर दिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ उसका आधा ही है। बाकी शंघाई में उत्पन्न 26,000 टन कचरे का बाकी का आधा देश भर के बाकी लैंडफिल में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ज्यादा बड़े लैंडफिल की तरह इस कचरे से बनी मीथेन गैस को पास के पावर प्लांट द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है। हालांकि ये वाला 1 लाख घरों को बिजली देने के लिए जरूरी एनर्जी को उत्पन्न करने में सक्षम है। लेकिन चीन सिर्फ अपने कचरे को रिसाइकल नहीं करता, बल्कि ये दूसरे देशों से भी कचरा खरीदता है। जनवरी 2018 तक चीन ने दुनिया के ज्यादातर इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक और कागज के कचरे का आयात किया। तो जो हम जैसे लोगों ने सोचा था ना कि हमारे लोकल वेस्ट मैनेजमेंट केंद्रों में रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा रहा था, असल में उसे चीन भेज रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन के पास अपने खुद के सॉफ्टवेयर लकड़ी उद्योग की कमी है, इसलिए रद्दी कागज को
कचरे से छांटा गया और कागज की जरूरतों को पूरा करने के लिए रिसाइकिल किया गया। कागज के साथ साथ चीन ने रिसाइकिल करके स्क्रैप आयरन और बेकार प्लास्टिक का उपयोग सैंडल, फोन, बोतलें, होसेस और बहुत कुछ बनाने के लिए किया। या यूं कहें कि चीन दुनिया का रिसाइकलिंग केंद्र बन गया, जो पूरे विश्व के प्लास्टिक कचरे का एक बड़ा 70% हिस्सा हासिल करता है। अकेले अमेरिका हर साल चीन को 7 लाख टन से ज्यादा प्लास्टिक का कचरा भेज रहा है। हालांकि 2017 में चीन ने ऑपरेशन नेशनल सॉर्ट शुरू किया और अन्य देशों के कचरे के आयात पर सख्त प्रतिबंधों की एक सीरीज की छड़ी लगा दी। रातों रात पूरे रिसाइकलिंग उद्योग को एक बिल्कुल अपाहिज बना दिया गया। पश्चिमी देशों जैसे कि यूएस, कनाडा और यूके के पास कचरे से अपनी रियूजेबल सामग्री को छांटने के लिए बुनियादी ढांचा नहीं है। इसके बजाय चीन ने जो घाव छोड़ा उसे बांग्लादेश, लाओस, इथियोपिया और सेनेगल जैसे गरीब देशों ने भर लिया। ये देश सबसे सस्ते लेबर की पेशकश करते हैं, लेकिन मिनिमल एनवायरमेंटल रेगुलेशन के साथ। तो अगली बार किसी रिसाइकलेबल प्लास्टिक की बोतल को खरीदने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेना मेरे भाई। नंबर 5, पुएंते हिल्स, यूएस। लॉस एंजलिस हॉलीवुड की चकाचौंध और ग्लैमर का घर। लेकिन ये पता चला है कि इस शहर के बाहरी ग्लैमर के पीछे बहुत सारा कचरा छिपा हुआ। और सिर्फ नई मार्बियस फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहा। अपनी 30 सालों की सर्विस के दौरान एलए के पुएंते हिल्स लैंडफिल में 1500 ट्रकों की पूरी एक सेना जैसी थी, जो हर रोज 12,000 टन नगर पालिका का सॉलिड वेस्ट वहां फेंकती थी, एलए काउंटी के घरों से लाकर। लेकिन जब 2013 में इसे बंद किया गया तो इस साइट पर कचरे की मात्रा का वजन अविश्वसनीय 127 मिलियन टन था, जिसमें से बहुत से 1500 फीट से बड़े और ऊंचे ढेर बन गए थे। इसका मतलब था कि ये कूड़े का ढेर हॉलीवुड साइन की ऊंचाई से 10 गुना बड़ा था। एक बार जब ये बंद हो गया तो इंजीनियर्स ने कचरे को कुचल दिया और फिर कचरे को 5 फीट ऊपरी मिट्टी से ढक दिया। इसे पूरा सील करने के लिए वो कचरा तब तक डिकम्पोज होता रहेगा जब तक कि उस साइट को इनएक्टिव नहीं माना जाता। लेकिन अगर कचरे को सिर्फ सड़ाने की जरूरत है तो उसे ढकने की जहमत क्यों उठाई। खैर, लैंडफिल में अगर कचरे को कवर नहीं किया जाए तो उसमें एयर पॉकेट बन सकते हैं। कचरे के नीचे फंसी ऑक्सीजन कचरे को डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया की बायोलॉजिकल गतिविधि को बढ़ा देती है। ये एरोबिक डिकम्पोजिशन तेज गर्मी पैदा करती है, जबकि जमा कचरे के बाकी हिस्सों में अनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है और यहाँ हाईली फ्लेमेबल मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। क्या आप मेरा इशारा समझ रहे हैं? जी हाँ, वो तेज गर्मी मीथेन में आग लगा सकती है और लैंडफिल को पूरी तरह से झुलसा सकती है। हालांकि साइट के इनएक्टिव माने जाने के बाद भी लैंडफिल की गैसें फिर भी खतरनाक होती हैं, जैसा कि पोर्ट वॉशिंगटन लैंडफिल के मामले में हुआ, जहां 1995 में एक स्नैक बार जो बंद लैंडफिल साइट पर बनाया जा रहा था, वाटर हीटर द्वारा गैसों से इग्नाइट होने के बाद फट गया। और इनके पास कभी भी माचिस कभी ना जलाएं, वरना आप उत्तरी कैरोलिना की सॉकर मॉम की तरह चपेट में आ सकते हैं, जिसने अपने बच्चे की गेंद को वापस लाने के लिए रेनेसेंस पार्क, एक पुरानी लैंडफिल साइट, उसके पास जैसी अंधेरे में देखने के लिए लाइटें जलाया तो एक बड़े आग के गोले ने उसको उड़ा दिया। सौभाग्य से वो बच गई, जिससे साबित होता है कि लैंडफिल यहाँ तक कि जो इनएक्टिव भी हो एक गंभीर आग का खतरा बन सकते हैं। तो कभी भी किसी लैंडफिल पर बनी पार्क पर मोमबत्ती की रोशनी में पिकनिक मनाने का जोखिम ना ले, जब तक कि आपको जले हुए सैंडविच पसंद ना हो। नंबर 4, फ्रेश किल्स डंप साइट, न्यूयॉर्क। ऐसे नाम के बावजूद न्यूयॉर्क की फ्रेश किल्स डंप साइट कोई हत्यारों की हवेली या कोई घूमता हुआ डेथ मेटल बैंड नहीं है। किल डच भाषा में असल में स्ट्रीम्स को कहते हैं, तो इस नाम का मतलब हुआ फ्रेश स्ट्रीम्स, जो कचरे के बदबूदार ढेर की साइट के लिए एक अजीब गरीब नाम हुआ, जो कभी ज्यादातर वेटलैंड हुआ करता था, उसमें इकट्ठा हुए। इस स्टेटन द्वीप लैंडफिल को सालाना 10 मिलियन टन का कचरा प्राप्त होता था और अपने चरम पर इसमें डराने वाला 150 मिलियन टन पूरे न्यूयॉर्क का कचरा होता था। इसमें 4 टीले थे जिनकी ऊंचाई 90 से 225 फीट तक थी। अगर फ्रेश किल्स खुला रहता तो यह अनुमान लगाया जाता है कि यह अभी तक 500 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया होता, जो यूएस के पूर्वी तट पर सबसे ऊंचा स्थान बन जाता है। हालांकि यह विशाल ऊंचाई सिर्फ कूड़ेदान से नहीं बनी थी, बल्कि 9/11 की आपदा से निकले मलबे को भी यहाँ पर लाकर दफनाया गया, जिसमें उन लोगों को सम्मानित करने के लिए एक स्मारक बनाया गया जिन्होंने उस घातक और घिनौनी घटना में अपनी जान गंवाई थी। लेकिन फिर भी स्टेटन द्वीप पूरे न्यूयॉर्क के लिए एक डंपिंग ग्राउंड बनने के लिए बिल्कुल भी रोमांचित और खुश नहीं था। साइट के पास रहने वाले स्टेटन आइलैंडर्स पर बड़े सामाजिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभावों ने उनके जीवन के स्तर को बहुत नीचे कर दिया और इसलिए 2001 में फ्रेश किल्स बंद हो गया और तब से इसे एक प्राकृतिक पार्क में बदल दिया गया है, जो अब पूरे क्षेत्र में सबसे इकोलॉजिकल और बहुत महत्वपूर्ण हैबिटेट में से एक है। बहुत खूब, इसे ही तो मैं ग्लो अप कहता हूँ भाई। नंबर 3, सुडोक्वोन, दक्षिण कोरिया।
दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जो पिछले 50 वर्षों में पूरी तरह से बदल गया है, जो एक बड़े पैमाने पर कृषि वाले देश से एक तेजी से बढ़ते तकनीकी दिग्गज के रूप में विकसित हुआ है और इस शहरी जनसंख्या के विस्फोट के साथ टनों कचरे में भी भारी उछाल आया है। सुडोक्वोन लैंडफिल राजधानी सियोल के कचरे का डंपस्टर है। 4,292 एकड़ में फैला ये हर दिन सियोल से 18,000 से 2,000 टन का कचरा प्राप्त करता है। ये सभी कचरे का निपटारा एक पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन के माध्यम से करता है, जहाँ ये सुनिश्चित करने के लिए जमीन तैयार की गई है कि कोई हानिकारक रसायन मिट्टी में लीक ना हो और इसे दूषित ना करे। ग्रीन एनर्जी के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आसपास के पावर प्लांट्स में जमा किसी भी प्राकृतिक गैस को साइफन करने के लिए पाइप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि वेस्ट कलेक्टिंग दिन के अंत में ही कचरे को निष्फल कर देता है और लगभग 8 इंच मिट्टी से ढक दिया जाता है। एक प्रक्रिया जिसे हर 15 फीट कचरे के साथ दोहराया जाता है ताकि ये पक्का हो सके कि ये अच्छी तरह से डिकम्पोज हो जाए। लेकिन सुडोक्वोन सिर्फ एक डंप साइट नहीं है। वर्तमान में पहले बताई गई साइफोन गैस एक लैंडफिल गैस पावर स्टेशन में फीड होती है, जो देश को 50 मेगावाट बिजली प्रदान करती है। ये कम से कम 50,000 घरों को बिजली देने के लिए काफी है। लेकिन कोरियाई सरकार एकदम आगे बढ़ गई और सुडोक्वोन के कुछ हिस्सों में ड्रीम पार्क, एक इकोलॉजिकल स्पेस और लीजर पार्क में बदल दिया गया। साइट के मैनेजमेंट एक गोल सेट किया गया है। इस डिकम्पोजिशन साइट पर 10 मिलियन पेड़ लगाने का एक वाइल्ड फ्लावर गार्डन के साथ साथ उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार के लिए समर्पित एक रिसर्च सेंटर बनाया और ये स्थानीय स्कूलों में वेस्ट वाटर से उगाए गए एयर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स को भी दान करता है। ये वो डंप है जो भविष्य के लिए समर्पित है मेरे भाई। नंबर 2, दिल्ली लैंडफिल भारत। क्या आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट भारत के दिल्ली शहर के बीचों बीच में है। अरे असली वाला माउंट एवरेस्ट नहीं, बल्कि दिल्ली में कचरे का एक पहाड़ है जो इतना ऊंचा है कि स्थानीय लोगों ने इसे एवरेस्ट का ही निकनेम दे दिया है। 213 फीट लंबा गाजीपुर लैंडफिल दिल्ली के हर दिन के 10,000 टन कचरे का घर है। हालांकि ये सिर्फ यहाँ डंप नहीं किया गया, ये एक नहीं बल्कि 2 अन्य लैंडफिल के बीच फैला हुआ है जो शहर के ऊपर मंडरा रहे हैं। धौलाकुआ रोखला एक साथ तीनों के पास 313 एकड़ की बड़ी जमीन है और इसका कुल लैंडमास अविश्वसनीय 300 मिलियन टन तक पहुंच गया है। तकनीकी रूप से उनमें से हर एक को पूरा भरा हुआ घोषित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद कचरा अभी भी यहीं डंप किया जा रहा है। शहर भर में कचरा पर्वत सीरीज का निर्माण करते हुए अधिक से अधिक जगह लेता ही जा रहा है। कचरे के ये ढेर 180 से 213 फीट ऊंचे हैं। गाजीपुर लैंडफिल सबसे बड़ा है। इसके टीले की चोटी एक अनरियल 20 स्टोरीज की लंबाई तक पहुंच गई है। इस लैंडफिल में हर दिन 700 ट्रक 3,000 टन कचरा डंप करते हैं, जिसकी ऊंचाई हर साल 30 फीट से ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस हिसाब से तो ये जल्द ही ताजमहल से भी ऊंचा होगा और ये कचरे का पहाड़ जानलेवा है। 2017 में एक विनाशकारी लैंडस्लाइड में 55 टन कचरा उसके किनारों से गिर गया था, जो कारों और लोगों को अपने साथ बहा ले गया। ये मरने का अच्छा तरीका नहीं भाई, लेकिन ये बदतर हो जाता है क्योंकि वे सड़ने वाले कचरे के खुले टीले हैं। ये कचरा स्थल नियमित रूप से आग पकड़ते हैं और जहरीले धुएं को छोड़ते हैं, जिससे स्थानीय लोगों के लिए खतरा बन जाता है। कचरे के मुद्दे से निपटने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में इन विशाल कचरे के पहाड़ों के आकार को कम करने के लिए बहुत प्रयास किए और ओखला लैंडफिल का आकार 180 से घटाकर 124 फीट कर दिया है। लेकिन वो वाला ट्रैश एवरेस्ट गाजीपुर लैंडफिल सबसे बड़ा होता जा रहा है मेरे भाई, और एक दिन अगर वो दिल्ली ऐसी ही चलती रही तो वो असली एवरेस्ट को पीछे छोड़ देगा। नंबर 1, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। क्या आप जानते हैं कि हर साल लगभग 9 मिलियन टन कचरा समुद्र में एंटर करता है? ये सुनने के बाद आपको ये जानकर कोई हैरानी नहीं होगी कि इसके परिणाम स्वरूप महासागरों में कचरे के विशाल द्वीप भी बनाए गए हैं। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच करके एक घूमता हुआ भंवर है ये, जो लगभग 6,18,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। ये फ्रांस के आकार का 3 गुना बड़ा है और इसमें प्लास्टिक के 1.8 ट्रिलियन टुकड़े हैं। इसलिए अगर हम पूरा हिसाब लगाएं तो दुनिया के हर इंसान के लिए प्लास्टिक के लगभग 250 टुकड़े हैं। हे भगवान! इसे पैसिफिक ट्रैश वॉर्टिक्स के रूप में भी जाना जाता है। ये बड़े कचरे का पैच असल में कचरे के 2 द्वीपों से बना हुआ है। पश्चिमी कचरा पैच जो जापान के पास स्थित है और पूर्वी कचरा पैच जो अमेरिकी राज्यों हवाई और कैलिफोर्निया के बीच स्थित है। और ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच एकमात्र समुद्री कचरा भंवर नहीं है, ये बस सबसे बड़ा है। अटलांटिक और हिंद महासागरों में भी कूड़े के ढेर हैं, जो कुल मिलाकर 5 कचरा द्वीपों को बनाते हैं। ये कचरे के द्वीप गायर्स के कारण बनते हैं, जो समुद्र की करंट को सर्कुलेट करने का एक विशाल सिस्टम है। गायर्स एक महासागरीय कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है, जो दुनिया भर में पानी, खनिजों और गर्मी को प्रसारित करता है। समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण मुख्य रूप से घरेलू और व्यावसायिक कचरे से आता है, क्योंकि इसे लैंडफिल साइटों में गिराया जाता है, जो नदी और सीवर सिस्टम में प्रवेश करके समुद्र में बहते हैं। बाकी मामलों में समुद्र के किनारों पर लैंडफिल साइट की सीमा होती है और ये कचरे का ढेर पानी में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। फिर प्लास्टिक कचरे को ऊंची लहरों द्वारा गहरे पानी में बहा दिया जाता है। एक बार जब प्लास्टिक का मलबा गायर्स में एंटर कर जाता है तो ये धारा के साथ साथ गायर्स के सेंटर में चला जाता है।
एक धीमी गति से चलने वाला भंवर जहां कचरा फंसा होता है, यहाँ ये धीरे धीरे विशाल कचरा द्वीपों में जमा हो जाता है। तैरता हुआ प्लास्टिक सूरज के नीचे छोटे छोटे टुकड़ों में खराब होता जाता है और एक प्रक्रिया जिसे फोटो डिग्रेडेशन के रूप में जाना जाता है। लेकिन जैसे जैसे प्लास्टिक खराब होता है, ये जहरीले रसायनों को बाहर निकालता जाता है और प्रदूषकों को एब्जॉर्ब करता है। इन जहरीले प्लास्टिक के रेशों को तब मछली और अन्य समुद्री जीव खा जाते हैं, जो इकोसिस्टम पर कहर बरसाते हैं। फूड चेन में एंटर करने के बाद वे बाद में मनुष्यों द्वारा खाए जाते हैं। तो मछली मांस के दीवाने जरा सावधान हो जाएं, वही अच्छा है आपके लिए। हालांकि प्लास्टिक प्रदूषण सिर्फ गहरे समुद्र में जमा नहीं होता है दोस्तों, ये कचरा तेज लहरों की वजह से वापस जमीन लौटकर भी आ सकता है। ठीक ऐसा ही 2018 में डोमिनिकन गणराज्य में हुआ था, जहां सेंटो डोमिंगो का आमतौर पर साफ और फिरोजा पानी कचरे के समुद्र में बदल गया। बाद के हफ्तों में 500 से अधिक श्रमिकों की जरूरत पानी से 65 टन से ज्यादा ट्रैश को इकट्ठा करने के लिए पड़ी। लेकिन ये सिर्फ समुद्र का पानी नहीं है जो प्रदूषण से विनाशकारी रूप से प्रभावित हो सकता है, जैसा कि इंडोनेशिया की सड़ी हुई नदी साबित करती है। पश्चिम जावा में सिटारम नदी को दुनिया की सबसे जहरीली नदी माना जाता है। कुछ हिस्सों में पानी पूरी तरह से व्यू से छिपा हुआ है। ऐसा नदी की सतह पर तैरते हुए टन कचरे की वजह से है। पानी पीने के लिए जहरीला है। मेटल की भारी मात्रा के कारण इसमें लेड, एल्यूमिनियम और आयरन की मात्रा अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के स्टैंडर्ड से 1000 गुना ज्यादा है। इसके चलते ही नदी की लगभग 60% मछली प्रजातियां पूरी तरह से गायब हो गई हैं। नदी के दूषित प्रदूषण का कारण क्षेत्र में स्थित 2000 से अधिक कंपनियां हैं, जो हर रोज 20,000 टन सॉलिड वेस्ट और 3,40,000 टन रासायनिक वेस्ट वाटर को नदी में बहाती हैं। बहुत अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद इंडोनेशियाई सरकार ने हाल ही में सिटारम नदी के लिए 7 साल के सफाई कार्यक्रम की घोषणा की, जिसका लक्ष्य 2025 तक इसके पानी को पीने योग्य बनाना है। इसके लिए बधाई हो। ठीक है, मैं अपने कचरे को छांटने के लिए तैयार हूँ। इनमें से किस लैंडफिल साइट ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया, और क्या आपने उनमें से किसी को अपनी आंखों से देखा? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।